हमारे साथ गिरिजा राउत है। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बीते कई वर्षों ने उन्हें जो कुछ सहा है उसके चलते उन्होंने कोर्ट में केस की हुई है और पुलिस में भी हो गई है और आज जो आरोपी बाबा है उसे भी पुलिस ने 2 दिन की रिमांड पे भेज दिया हुआ है। सबसे पहले गिरिजा राउत से जानने की कोशिश करेंगे, क्या ऐसा हुआ है कि आपको कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े हैं, पुलिस तक आपको जाना पड़ा, हुआ क्या है पूरा मामला? क्या हुआ ऐसे है कि मेरा जब से मुझे गीतेश राउत का वेडिंग प्रपोजल आया था तभी डे 1 से उन्होंने सब झूठ बातें बोल के हमारा विश्वासघात करके पूरी प्लानिंग के साथ ये पूरा गंदा गेम रचा, जिसमें उसका जो सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं करने का जो मेजर फिजिकल प्रॉब्लम था वो छुपाने के लिए उसके और उसके फैमिली ने पूरा ये जो गंदा काम किया मेरे साथ और मुझे इतना जो ट्रॉमेटाइज किया है, हर बात में मुझे फाइनेंशियली डिसेबल किया है, ये सब उन्होंने जानबूझ के किया है। और इस सब ट्रॉमा को फाइनली कंटाल के मैं मेरे मम्मी पापा के घर पे थाने में रहने आई हूँ और उसके बाद मैंने ये लीगल स्टेप लेने का डिसीजन लिया। सो इट वाज अ कंटिन्यूअस ट्रॉमा फॉर ऑलमोस्ट 7 years विच आई वेंट थ्रू एंड आफ्टर दैट आई हैव कम टू दिस डिसीजन। विनायक राउत जो कि सांसद रहे हैं, यूबीटी से हैं, क्या उन्होंने आपको बतौर वो आपके ससुर लगते हैं, फादर इन लॉ है, प्रेशराइज किया? उनका रोल क्या है, कैसे वो आपके इस पूरे मामले में आरोपी हैं? उनका रोल ऐसे है कि गीतेश राउत के वो फादर है, सो ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि उनको पता नहीं थी। हर बात वो उनकी सेकेंड वाइफ और उनकी डॉटर के साथ दूसरे घर में रहते हैं, बट यहाँ बिहाइंड माई बैक हर बात उनको अपडेट की जाती थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि उनको पता नहीं था यहाँ क्या हो रहा है, बट उन्होंने फोर फ्रंट पे आके कभी कोई ये नहीं किया। और इसका जो गीतेश का जो सेक्सुअल इशू है वो भी उनको पता था, फिर भी उन्होंने उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया। जब भी मैंने और मेरे पेरेंट्स ने ये सब बात पे एक्शन करना चालू किया तो उनका हर बार टाला टाल करना, अभी मैं सांसद में हूँ, अभी मैं कोकन में हूँ, मेरा ये दौरा है, वो होने के बाद हम लोग मिलते हैं, इसमें ही 3 साल का उन्होंने ऐसे ही टाइम पास किया। और एक्चुअल जब भी मीटिंग होता था तो मेन जो पॉइंट्स है वो बाजू में रह के चाय लो, समोसे लो, ऐसे टाइम पास सेशंस में उन्होंने टाइम निकाल के बस अपने बच्चे का जो फ्लॉ है वो अच्छे से छुपाया और मेरा टॉर्चर करके उन्होंने ये सब उनका प्लान जो है वो एग्जीक्यूट किया है। किस तरह से टॉर्चर होता था आपको? जिस अघोरी प्रकार की बात बता रहे हैं, जिस फिरोज शेख बाबा को अभी 2 दिन की पुलिस रिमांड में दे दिया गया है, किस तरह से आपको ले जाया गया इन जगहों पर? ये जो बाबा है ये सब जहाँ जहाँ मेरे फादर इन लॉ बताते थे वहाँ वहाँ मेरा हस्बैंड और जो कार्यकर्ते होते हैं इनके सपोर्टर्स वो हम लोगों को लेके जाते थे और फिर हर बाबा अपने अपने तरीके से अपना अपना इलाज कर रहा था। और सबके इसमें एक कॉमन था कि जब तक गिरिजा पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती इनके बीच में कोई भी सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होना चाहिए, विच वॉज वेरी डाउटफुल। बट मेरे पेरेंट्स को भी उन्होंने कुछ ये नहीं किया और उनका जो ट्रॉमेटाइजिंग ट्रीटमेंट था वही चालू रखा। बाबागिरी के बाद फिर उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट्स देके भी उनका अत्याचार मुझ पे जो है वो चालू था। और इसमें विनायक राउत, श्यामल राउत, गीतेश राउत और बाकी जो पूरे फैमिली मेंबर्स है सबको सब बात पता है। इट इज जस्ट दैट पब्लिकली ये लोग अलग है और इनसाइड दी हाउस ये लोग कम्प्लीटली अलग है। लेकिन मैं सवाल अब ये है कि जिस बाबा को अभी 2 दिन की रिमांड मिली है उसने क्या आपके साथ किया? कौन कौन से वो अघोरी प्रकार हैं जो उसने किया और किस तारीख को किए, कब किए? तारीख एज इन एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट इसका टाइप ऑफ ट्रीटमेंट जो था वो जैसे नींबू उतारना या फिर कुछ ऐसा फ्रेग्रेंट ऐसा केमिकल हाथ पे लगा के बिठाना और उसके घर में दरगाह है उसके सामने मुझे चेयर पे आंखें बंद करके बिठाना, सर पे कुछ तो डाल के बिठाना, जिससे मुझे बहुत 2-3 दिन के लिए सीवियर हेडेक होता था, गुस्सा आता था। बट गीतेश ने, उसके पेरेंट्स ने कुछ एंटरटेन नहीं किया और ये गंदा ट्रीटमेंट मेरे पे चालू ही रखा। फिरोज बाबा के थ्रू वो नींबू उतारते थे, कुछ कुछ करते थे, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। और ये जो गंदा ट्रॉमा है ये कॉन्स्टेंटली अलग अलग बाबाओं के थ्रू विनायक राउत, गीतेश राउत, श्यामल राउत एंड उनके फैमिली और एक्सटर्नल सपोर्टर्स ने मेरे पे चालू रखा। कितने बाबाओं के पास कितने बार आपको ले जाया गया? मतलब टोटल कितने साल ये सब चलता है? 2018 सितंबर से 2022 तक इतने सालों के लिए इन्होंने अलग अलग बाबाओं के थ्रू ये गंदा काम करके मुझे हर बार ट्रॉमेटाइज किया है। टोटल 3 बाबा हैं जो आरोपी नाम? यस। लेकिन विनायक राउत ये कहते हैं कि जब भी आपको ले जाते थे आपके माता पिता आपके साथ होते थे। हाँ, क्योंकि मुझे डर था कि
ये सब चीजें मैंने देखी हुई नहीं थी, पहले इसका कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, तो मेरे सेफ्टी के लिए मैं मेरे पेरेंट्स को रखती थी मेरे साथ। और ऐसे होता था कि मेरे पेरेंट्स जब भी उनको अपोज करते थे तो उनको भी धमकाया जाता था, उनको भी ब्लैक मैजिक के जो है कुछ बातें बता के उनको कहा जाता था कि आपकी बेटी को बच्चा होने के लिए, उसका सब अच्छा होने के लिए हम सब ये कर रहे हैं, आपको भी कुछ तंग करेंगे, आप चुपचाप बैठो, उसका सब अच्छा ही होने वाला है, आप इंटरफेयर मत करो। तो ये सब चीजों की वजह से मेरे पेरेंट्स भी उनको ये सब देवर नॉट ओके विथ इट, बट फिर भी बच्ची के इसके लिए और इनके प्रेशराइज करने की वजह से उनको कुछ एक्शन करने का स्कोप नहीं था। दूसरा सवाल ये भी है कि विनायक राउत ये कहते हैं कि आपने 5 करोड़ रुपए मांगे क्योंकि आपने डीवी फाइल किया, डिवोर्स फाइल किया हुआ है, 5 करोड़ आप मांग रही हैं, आप हर एक महीने के लिए 2 लाख रुपए मांग रही हैं, 3 BHK फ्लैट आपने मांगा हुआ है, साथ ही आपने मांगा हुआ है कि आपको एक ऑटोमेटिक कार चाहिए। क्या ये सब आपने डिमांड? नहीं, ये पूरी तरह से झूठ है। ये जो उन्होंने मुझ पे एलिगेशन लगाया है ये कम्प्लीटली झूठ है, क्योंकि मैं 7 साल जब भी वहाँ थी मेरे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज थी, जब भी मैं इनसे कैसे भी पैसे ऐड सकती थी जो मैंने नहीं किए। और मेरी फैमिली ने, मैंने खुद ने, हम लोगों ने कई अटेम्प्ट्स किए कि ये रिलेशन अच्छा हो, हम एक अच्छी फैमिली बन के रहे। जो विनायक राउत हेड ऑफ द फैमिली होने के बावजूद उन्होंने कभी टाइम नहीं दिया, हर बात में टाला टाल की। इससे ऐसे भी हो सकता है कि ही इज लीस्ट बॉदर्ड व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज सन्स लाइफ। उनको कुछ पड़ी नहीं है कि इसका आगे कैसे होगा, इसका मैरिटल लाइफ कैसे होगा। उन्होंने उसका जो मैरिटल सेक्सुअल इश्यू है मैरिड लाइफ में, वो भी इतनी साल पता होके एड्रेस नहीं किया। ये भी बात बहुत कुछ बोल रही है। तो ये सब जो गंदा काम किया है उन्होंने जानबूझ के, ये सब उन्होंने बहुत गलत किया है। एंड आई एम डैम श्योर कि पुलिस और जज जो है, कोर्ट अथॉरिटीज, वो इनको अच्छे से पेनलाइज करेंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी डर्टी दे प्लेड विद समवन्स लाइफ। लेकिन सवाल ये भी है कि आप जैसे बताए थे काफी पैसे आपको गिनने पड़ते थे, तो पैसे क्या सारा का ब्लैक पैसा था, ये साया वो पैसा था, ब्लैक मनी था, क्या था ये? तो मुझे पता नहीं, क्योंकि गीतेश मुझे हमेशा धमकाता था कि आपका मेरा जो एक्चुअल अर्निंग्स है वो अमाउंट मैं तुमको कभी बताऊंगा नहीं तो तुमको पर आ जाएंगे। और कई अलग अलग अमाउंट्स हर महीने कैश में आते थे। इसका जो आरपी का सैलरीज होता था एम्प्लॉयज का, वो कैश में निकालना होता था। घर में कैश काउंटिंग मशीन होके भी ही यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं हाथ से गिन रही हूँ। एक सिचुएशन ऐसा था कि मुझे हेल्थ इश्यूज थे और मैंने उसको बोला भी, फिर भी ही मेड श्योर कि उसने मुझे अप्रोक्स 18 लाख हाथ से गिनाया। पूरी रात मैंने रो के वो, हाँ 18 लाख बैठ के वो पूरा कैश गिन के मैंने उसको दिया। कितने घंटे लगे? उतना तो एग्जैक्ट है नहीं, बट बहुत टाइम हुआ। और उसमें आई वॉज नॉट कीपिंग वेल, तो उसकी वजह से मुझे और ज्यादा तकलीफ हुई। ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सारा पॉलिटिसाइज है, सारा मामला जो है पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। क्या पॉलिटिसाइज कर रहे हैं? क्या आप पे किसी का दबाव है, किसी पॉलिटिकल दबाव है, इसलिए सब कुछ हो रहा है? पॉलिटिकल दबाव ऐसे एक्सटर्नल नहीं है, बट इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है और गीतेश का जो पर्सनल टॉर्चर है कि मेरे मतलब कोई भी इशू एड्रेस करने जाओ तो मारपीट करना, गंदी गाली देना, गंदी बातें बोल के ट्रॉमेटाइज करना, ये जो है। और कहीं तो ऐसे होप था कि आज नहीं तो कल सिचुएशन विल चेंज, हम लोग सब अच्छे से रहेंगे। उस वजह से हम लोगों ने कभी एक्शन नहीं लिया, बट इन्होंने उसका हर बार सिर्फ मिसयूज ही किया और अभी वो एक अगली पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि माँ बाप तो आपके साथ में थे, तो फिर ऐसे में आपके साथ गलत कैसे हुआ? आपके माँ बाप ने इतने दिनों में कोई बात क्यों नहीं? आप लोगों ने 2018 से 22 तक की आप बात कर रही हैं, बीच के और 4 साल गुजर गए, आप लोग शांत क्यों बैठे रहे, खामोश क्यों थे आप लोग? नहीं, इसका जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया है। वो मेरे मम्मी पापा को भी धमकाते थे, जैसे ये सब अघोरी बाबाओं के काम में जो भगवान के सामने जो अगरबत्ती लगाते हैं उसका जो पाउडर का तीर्थ बना के देते थे, उस पे भी अगर मेरे पेरेंट्स अपोज करते थे तो उनका कहना था कि कुछ नहीं, उसका अच्छा ही होने वाला है। और वो इतना सब पीने देते थे, कुछ गंदा सब ये करते थे। तो उनको अपोज करके भी वो इतना प्रेशराइज करते थे, हर बात में बोलना। वो ये भी नहीं देखते थे एज में क्या है। गीतेश तो अपनी माँ को भी इतनी गंदी गाली देता है, तो वो किसी और को भी डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। और बिजनेस ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, उसके अलावा भी उसके कई बिजनेसेस है। और मेजर उतना मुझे इन डिटेल नहीं है, क्योंकि उसने बोला था कि मैं अपना एग्जैक्ट सिचुएशन तुम्हारे सामने डिस्क्लोज नहीं करूंगा। बीवी में क्या क्या मांगा हुआ है आपने? डिवोर्स फाइल किया आपने? मैंने तो ओवरऑल जस्टिस मांगा है। और जो आरोप करें कि पैसे, घर, गाड़ी, ये सब मांग रहे हैं।
हाँ, जो मेरे लीगल एडवाइजर ने अकॉर्डिंग टू द लॉ जो है वो सब डिमांड्स उसमें मेंशन किए हुए हैं। अभी आपको क्या क्या लगता है, कौन कौन लोग इसमें आपके आरोपी हैं, आपको लगता है कि उनको सजा होनी चाहिए? नहीं, जितने मैंने मेंशन किए हैं उन सबको सजा होनी चाहिए, बिकॉज दे ऑल आर इक्वली, तो वो घर के हो या घर के बाहर के हो, किसी का लाइफ इतनी बुरी तरह से स्पॉइल करने में इन जितनों का हाथ है उन सबको सजा होनी चाहिए। क्या आपको विनायक राउत के अलावा क्या ये सब आपने जो मामला दर्ज किया तकरीबन मेरे ख्याल से 2 महीने पहले का है पूरा मामला दर्ज हुआ है, ये अघोरी प्रकार और ये सब जो आप कह रहे हैं? ये मेरा टॉर्चर जो है वो अलग अलग पैटर्न से पहले से ही शुरू हो रहा है। जैसे शादी के पहले गीतेश ने कुछ अलग पिक्चर दिखाया था, शादी के बाद उसका कुछ अलग था। मेरा एक्सपेक्टेशन सिर्फ था मुंबई में रहने वाला लड़का जिसको कोई एडिक्शन ना हो और एक सिंपल अच्छे से लाइफ रहने वाला, बट इसने हर बात में मुझे इतना टॉर्चर किया है, हर बात में रिस्ट्रिक्शंस, उसकी मदर का अलग से मुझे तंग करना और घर के छोटे से लेके बड़ों तक सबका जो मुझे तंग करना है, उससे इन्होंने दिखा दिया है कि पीपल्स फेस होके भी लोग एक इंसान को कितना हरास कर सकते हैं। इट इज सच अ डर्टी थिंग दैट दे हैव डन टू समवन। क्या आपके ऊपर किसी और पॉलिटिकल पार्टी का दबाव है विनायक राउत छोड़ते हुए, जिसकी वजह से आप ये सब करें? क्योंकि एलिगेशंस भी आएंगे बाद में कि आपको किसी और का दबाव है जिसके चलते आप ये सब कर। नहीं, ये फैमिली इशू है। और कैसे है, फादर इन लॉ अभी एक्स MP है, मदर इन लॉ एक्स कॉर्पोरेटर थी, हस्बैंड सिटिंग कॉर्पोरेटर है, तो इनका फैमिली मेजरली UBT शिवसेना का आइदर एक्स पोस्ट होल्डर्स है या फिर एग्जिस्टिंग पोस्ट होल्डर्स है, तो फैमिली में ही इतना प्रेशर है, तो बाहर का कोई नहीं था, घर में ही पूरा ट्रॉमेटाइज्ड सिचुएशन था। अभी कोई थ्रेट है आप? नहीं, थ्रेट एज इन उनका जो ट्रॉमा है या फिर उनका जो बुरा ये है, उससे मैं आज भी उभरी नहीं हूँ। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के पूर्व सांसद विनायक राउत की बहू ने कई गंभीर आरोप उन पर लगाए हैं और अब कोर्ट में सारा मामला पहुंच चुका है। खुद गिरिजा राउत हमारे साथ और गिरिजा राउत जी की मां पूजा पवार हमारे साथ हैं। पहले मां से ही बात करने की कोशिश है। पूजा जी, सवाल पहला यही है कि विनायक राउत ये कह रहे हैं कि जो कुछ सारा कुछ हो रहा था वो आपके सामने हो रहा था, तो आपने आपत्ति क्यों नहीं दर्ज की अगर कोई अघोरी प्रकार हो रहा था? हम लोगों ने आपत्ति की थी कि हम लोगों ने बोला था ये सब करने के बजाय आप डॉक्टर से इलाज करवाइए, जिस बात के लिए खुद गीतेश सहमत नहीं था और वो उसका एक ही कहना था कि ये बाबा के पास जाने के बाद ही इसको आराम मिलेगा, जबकि इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। वो सब उनका ही किया कराया था कि इस वजह से ये बाबागिरी के अंदर वो बाबा पहले यही बात कहते थे कि इन दोनों में कोई संबंध नहीं आना चाहिए, जबकि अगर संबंध नहीं आएगा तो इनका रिश्ता आगे कैसे जाएगा। और शादी के बाद ये चीज तो जरूरी है, इसके लिए तो शादी हो जाती है, अरेंज मैरिजेस। जिस बात के लिए हम लोगों ने जब विनायक राउत जी को सवाल किया कि इन लोगों में अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो वो बोलते वैसा क्लाइमेट तैयार नहीं हुआ, जबकि इन्होंने खुद 2 शादी की है, इनके 2 बच्चे हैं। ऐसा इंसान ये बोल सकता है, इसमें हम बिलीव ही नहीं कर सकते हैं। और अरेंज मैरिज के बाद ये सब जो पारिवारिक, हाँ, इसकी जरूरत ही नहीं है। वो तो हनीमून में जाने के बाद हर पति पत्नी में होता है, जिसके लिए उसके बेटे का कहना था कि मुझे ये मैरिज हनीमून का कंटाला आता है, मुझे पहले मेंटल ये होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, उसके बाद मैरिज में शारीरिक संबंधों की जरूरत ही नहीं है। ये कौन कहते हैं? नहीं, गीतेश राउत। ये ऐसा बंदा तो पहले ही हम लोगों ने देखा है, मैंने तो उससे बोला भी, तो फिर शादी क्यों की? तो बोलते शादी का मतलब ये नहीं है कि उससे रिलेशनशिप या सेक्सुअल रिलेशन होना चाहिए। तो मैंने कहा कि ये बात तू अपने माँ बाप से कहना और डॉक्टर के इलाज से पहले खुद की ट्रीटमेंट करवाना, जिसके लिए वो इतना कहता था कि मैं कुछ ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, मैं सही हूँ और मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि ये डॉक्टर ने कहना चाहिए तो वो खुद कहता था। और अभी जो विनायक राउत हम पर आरोप लगा रहे हैं कि पैसे की मांग की थी, इसके लिए ये सब गंदे आरोप लगा रहे हैं। तो पैसे की मांग करनी होती थी तो ये तो हम लोगों ने 2018 से उनके साथ बातें चल रही है कि इस बारे में कुछ कीजिए, इस बारे में कुछ कीजिए, तभी हम लोग बोल सकते थे कि अगर नहीं होता है तो इतना पैसा दे दो। तो ये सब गलत इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि उनकी खुद की भी एक बेटी है। इसके बारे में तो उन्होंने सोचना चाहिए कि आज अगर हम दूसरे की बेटी पर इल्जाम लगा रहे हैं तो अपनी बेटी भी कभी सफर हो सकती है।
लेकिन दूसरा ये कि जो कुछ कहा जा रहा है कि जो अघोरी प्रकार है, यानी कि नींबू काटना या मुर्गा में क्या क्या होता था, आप साथ जाती थी तो क्या कुछ उस समय बाबा का? हम लोग साथ नहीं हो रहे थे, मतलब साथ में जाते थे लेकिन हम लोग बाहर बैठते थे, गिरिजा और गीतेश अंदर जाते थे और जो कुछ होता था वो अंदर होता था। उनका सबसे पहले एक ही कहना था कि इन दोनों का संबंध नहीं आना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो ये रिलेशन आगे बढ़ेगा कैसे। और जो भी वो कुछ पानी देते थे, कुछ जैसे अगरबत्ती का ये होता है वो पानी में डाल के उसको, हाँ वो इतना इतना पिलाते थे, जबकि मैं और इसके पापा बोलते थे कि इतना मत पिलाओ, अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा डाल के पिला दो, क्योंकि ये अगरबत्ती कहाँ की होती है, कौन सी बीमारी उससे हो सकती है। उसे इतनी तकलीफ होती थी, उसका पूरा गला जलता था, उसे खाना नहीं खाया जाता था, लेकिन बोलते नहीं इससे ही उसको आराम मिलेगा। फिर ये सब इलाज करवाने के बाद 3 दिन उसने घर के बाहर पाँव नहीं रखने का, 3 दिन घर में ही रहने का। बहुत मतलब जो उन्होंने अत्याचार किए हैं उसके लिए उनको माफी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि उनको उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए और हमें इतना यकीन है कि हमें और हमारी बेटी को न्याय मिलेगा। लेकिन अभी खासकर वो जो पैसे के एलिगेशन की तो बात कर ही रहे हैं, क्या मारपीट भी होती थी? हाँ, हम लोगों को पता नहीं होता था, इससे मारते थे, वो भी गीतेश। और अगर इसने बोलने की कोशिश की तो उसका एक ये रहता था कि तू जो भी फोन बोलना है वो फोन पे स्पीकर पे बात करना, ताकि वो हमें बोल नहीं सके, क्योंकि स्पीकर पे बोलेगी, इसके सामने बोलेगी तो बोल ही नहीं सकती है। इतना टॉर्चर कि तेरे माँ बाप क्या करते हैं, क्या उखाड़ते हैं, ये भगवान की पूजा करते हैं, ये भगवान तुम्हारे लिए आया क्या, तुम्हारे बहनों का क्या है, तुम्हारे जीजा ने क्या किया है, उन्होंने किया। तब मैंने उसे इतना बोला था कि जीजा के बारे में बोल रहा है, उनको दोनों को एक बच्चा है, उन्होंने उनकी जो कुछ कैपेसिटी थी वो दिखाई है, उसके बारे में तू मत बोलना। इस तरह की नीची लेवल पे जाके वो बात करता था। उसके लिए ना ही किसी के लिए रिस्पेक्ट है, ना ही किसी के लिए मतलब बात करने का तरीका ही वो इंसान को नहीं है। दूसरा ये भी कि आप लोग कितने साल से सेपरेशन में साथ नहीं रहते? 2023 दिसंबर से मैं थाने में आई हूँ मम्मी के घर से, वहाँ से टिल डेट आई एम विथ माय पेरेंट्स। लगभग 3 साल हो चुका है आपका। हाँ। तो क्या आपने डिवोर्स भी फाइल किया है? आप सोचने के ऑलमोस्ट आपका डिवोर्स नहीं फाइल किया है, ये 498 और डीवी फाइल किया हुआ है। क्या इतना कुछ होने के बाद भी आप उनके साथ ही रहना चाहेंगे? अभी आप लोग का आग्रह है? नहीं, पहले हम लोग उसके लिए बहुत हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन जब हमें पता चला कि ये लोग सिर्फ हमें मिसयूज कर रहे, मतलब कि मेन मुद्दे तक पहुंचना ही नहीं है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सिर्फ मुंह बोली बातें हैं, तब हम लोगों ने बोला कि अगर आपको, मतलब गीतेश भी चाहता था खुद, इसे कहता था हमारे पीछे कि मुझे डिवोर्स दे दे। जब ये बात मैंने उससे कही तो उसने बोला मैंने ऐसा बोला ही नहीं। मतलब इस तरह से परेशान करना कि वो गलत बोल रही है, मैं सही हूँ। तो क्या अभी आप लोग डिवोर्स पे जाएंगे? क्योंकि अभी क्या है, अगर इस तरह से हमारी बेटी को उसने 3 साल में ही इतनी तकलीफ दी है तो जिंदगी नहीं गुजारी। और मैंने तो ये बारे में पहले से ही उनका अच्छी तरह से संसार रहे, इसके लिए हम लोगों ने कभी किसी को बताया नहीं, हमारे रिलेटिव्स को भी नहीं बताया था, जबकि इनके बारे में तो इनकी पॉलिटिकल ये थी, इसके लिए प्रेशर नहीं, पॉलिटिकल एक लेवल होती है, तो क्यों उनके बारे में ऐसा बोलना। तो हम लोग चाहते थे कि ये आपस में ही सुलझ जाए और ये अच्छी तरह से दोनों संसार करें। आप पत्नी हैं तो क्या माँ ने तो कह दिया कि सेपरेशन करना है, डिवोर्स करना है, क्या आप भी वही चाहते? हाँ, क्योंकि मैंने हर एस्पेक्ट से एक अटेम्प्ट करके देखा, उसको समझाने का ये किया, खुद को बहुत डिसरिस्पेक्ट किया, बट किसी भी चीज का उस पर कुछ पॉजिटिव इफेक्ट नहीं हुआ, और वो और उसका फैमिली पूरा जो ट्रॉमेटाइजिंग बिहेवियर है उनका, वही उनका मेरे साथ शुरू था। तो फाइनली मैंने ये लीगल डिसीजन ले लिया है। 5 करोड़ और 2 लाख रुपया हर महीने की जो बात नहीं, ये सब झूठ है। विनायक राउत और उनके फैमिली मेंबर्स मुझ पे ये पूरे झूठ एलिगेशंस लगा रहे हैं। गिरिजा राउत के वकील सागर कदम हमारे साथ हैं। क्या पूरा लीगल मामला है, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ और आगे का लीगल बैटल क्या, वो जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सागर, सबसे पहला सवाल ये कि पूरा ये मामला क्या है, आप जो केस कब दर्ज हुआ है और केस क्या है? ये 10 जून 2026 को एफआईआर हुआ। पहले हमने एप्लीकेशन दिया था, फिर उसका एफआईआर में कन्वर्ट हुआ 10 जून को। डीसीपी प्रशांत कदम साहब के पास गए थे तो उन्होंने बोला तुरंत एफआईआर रजिस्टर करो, तो फिर एफआईआर रजिस्टर हुआ। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद अभी 1 महीने के बाद
उसका ये शुरू था, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन शुरू था, उसमें अभी एक अरेस्ट हुआ है जो कि बाबा है इसमें, क्योंकि जो उनका नाम है फिरोज अदम शेख करके बाबा है, कोलगांव तालुका सावंतवाड़ी, उनको अरेस्ट किया है। इसमें अलग अलग लोग हैं, 8-9 लोग आरोपी है एफआईआर में, बाकी और आगे जाके बढ़ भी सकते हैं उसमें। अभी के नाम बताओ। नहीं, नाम मैं बता नहीं सकता क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अरेस्ट होने बाकी है शायद विनायक राउत आरोपी। हाँ 100% उसमें आरोपी है वो। क्या आरोप है उनके? उनके खिलाफ सारे ये जो चीटिंग और ये 498 और ये सारे जो है ना, वो कॉमन इंटेंशन के सारे आरोप उनके ऊपर है। 3 बाबा हैं, हाँ। विनायक राउत खुद 6, उनके जो बेटे हैं वो 5 लोग, बाकी के और कौन लोग हैं? आप 8 लोग कह रहे हैं। चाचा वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी हम मीडिया पे बोलेंगे वो भाग जाएंगे, पुलिस अगर अरेस्ट करने जाएगी तो, नहीं तो एंटीसिपेटरी के लिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हाँ। अभी तो 2 दिन की रिमांड मिल गई, पुलिस रिमांड। सवाल ये है कि जब आप लोगों ने मामला दर्ज किया तो आप लोग की प्रे क्या थी, क्या कंप्लेंट किया? जी, हमारी जो कंप्लेंट थी ना, इस जो विक्टिम है, कंप्लेनेंट है, इसमें क्या हुआ है आपको बता दो। मोडस ऑपरेंडी क्या है इसमें, ये जो है लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, पिताजी जो अकेले कमाने वाले वो अभी रिटायर्ड हो गए हैं, और ऐसे फैमिली को उनको प्रपोज दिया शादी के लिए एमपी होने के टाइम। नॉर्मली हम जो देखते हैं शादी जो होती है, सेम लेवल पे वो इनकम देखते हैं, सेम लेवल पे स्टेटस देखते हैं, नॉर्मली शादियां वैसे ही होती है। लव मैरिज में खाली कुछ देखा नहीं जाता, अरेंज मैरिज में वैसे ही होता है। तो अभी हमें बात समझ में आई, इनको बाद में रिवील हुआ कि ये जो सारा है वो पहले से ही तय था कि ऐसे फैमिली देखो कि जो आगे जाके आवाज नहीं उठाए, आगे जाके कुछ हो ही नहीं, ताकि इनके जो बेटा है उनका जो इनके पे कैपेसिटी है कंज्यूमेट मैरिज करने की, वो सामने नहीं है। और ये पूरा ट्रेंड आप देख रहे हो कि 17 में शादी हुआ, 18 से लेके 22 तक ये बाबा अलग अलग बाबाओं के पास गए, अलग अलग बाबाओं के पास 4 बाबा, सारे जो बाबा है 3-4 जो है, और एक कोई इधर का भी है, उनको नाम मालूम नहीं है क्योंकि वो उनके लोग थे। तो वो आते थे इनके ऊपर, वो अघोरी कृत्य जो भी करते थे सारे, मुर्गा, जिंदा मुर्गा ये करते थे, उतार के बाल खींचते थे, उसके खींच के निकाल के कुछ करते थे, ऐसे अलग अलग क्रिया अलग अलग बाबाओं ने किया। तो ये सारा जो है, और बाबा बाद में इसको बोलते थे और उनके फैमिली को इनके कि रिलेशन मत रखो, फिजिकल रिलेशन मत रखो, ऐसा करके वो फिजिकल रिलेशन का जो टॉपिक है वो खींचते गए 22-23, 4-5 साल। तो ये सारी चीजें हैं जो बाद में क्लियर हुई। विनायक राउत जी का एक कहना है कि जो डिवोर्स फाइल किया गया हुआ है उसमें 5 करोड़ रुपए फाइल नहीं हुआ, नोटिस तो हमें आई नहीं, उन्होंने क्या डीवी फाइल किया, वो जो कह रहे हैं डीवी फाइल की, डोमेस्टिक वायलेंस जो फाइल किया, डोमेस्टिक वायलेंस में उन्होंने कहा हुआ है कि 5 करोड़ की मांग की गई है। उसके साथ ही आपने 2 लाख रुपए हर महीने मांगे हुए हैं, एक 3 BHK फ्लैट मांगा हुआ है, और साथ ही मांगा हुआ है आपने एक ऑटोमेटिक कार। डोमेस्टिक वायलेंस जो है, डोमेस्टिक वायलेंस आपको बता दो, जिनके साथ वायलेंस होता है उसमें एक्ट में ही प्रोविजन है। आप जो है, आपके जो स्टेटस है, मतलब जो सामने वाला का स्टेटस है इकोनॉमी, अगर आप कोई इंडस्ट्रियलिस्ट रहेंगे तो उनके हिसाब से उसके वाइफ को देना पड़ेगा, अगर कोई गरीब है तो उसके हिसाब से उसको देना पड़ेगा। तो ये जो डिमांड है ये नॉर्मल है, जो उसकी लाइफस्टाइल थी वहां पे, उनके घर पे जो लाइफस्टाइल थी उन्होंने वो देते थे, गाड़ी थी उनके पास, बहुत सारी गाड़ियां है, बहुत सारे बंगले, ये फॉरेन ट्रिप्स करवाता था हस्बैंड, ये सारी जो चीजें हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल है, ये लाइफस्टाइल डिमांड करना ये कोई गलत नहीं, वो लीगल है, लॉ में है प्रोविजन उसका। इतना मांगा गया है डोमेस्टिक वायलेंस में है सारी चीजें, हमने इतना सारा भी, ये आप जो बता रहे हो मुझे देखना पड़ेगा उतना ही है क्या, पर हमने उसके लिए क्लेम किया है मेंटेनेंस का, और हम क्लेम करेंगे। वो तो डिवोर्स फाइल नहीं किया आपने, सेपरेशन अपनी नहीं, डिवोर्स हमने फाइल नहीं किया, हमने डोमेस्टिक वायलेंस फाइल किया है, और हम मेंटेनेंस का भी फाइल करेंगे क्योंकि वो उसका राइट है, क्योंकि उसको छोड़ के उसको कोई मेंटेनेंस नहीं दे रहे हो। आप उसके बाद भी, सारा कुछ होने के बाद अपने पति के साथ रहना चाहेंगे? अभी तो नहीं ना, अरे 3 साल से आप सेपरेशन, इसीलिए क्योंकि वो लोग जो है, उसकी मम्मी डैडी, वो हमेशा उसको बोलते थे मीटिंग करो, और ये जो है एमपी, एक्स एमपी है, उन्होंने मीटिंग टाइम नहीं करते करके वो आस पे रहे कि बाबा ठीक हो जाएगा, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास फैमिली में डिवोर्स बड़ी चीज है। इसमें डिवोर्स कुछ भी सहते रहते हैं लोग, लेकिन डिवोर्स नहीं लेते कि अभी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मारा है चलो अगले बार मारेगा नहीं करके। इस तरीके से वो 3 साल उनको लटका के रखा उन्होंने कि बाबा नहीं करेंगे। उनका अंत हो गया, फिर अभी उनको समझ में आया कि पूरा चीटिंग है, तो इसके बाद ये हमने जो है कदम उठाया कंप्लेन करने का। फिर क्या अभी, क्योंकि सेपरेशन 3 साल रही नहीं, तो क्या डिवोर्स फाइल होगा इस मामले में? डिवोर्स का अभी कोई स्ट्रैटेजी है नहीं, वो हम बात करेंगे। पहले हमारा फोकस ये केसेस पे है, डोमेस्टिक वायलेंस और इस पे, और हम चाहते हैं इसमें उनको सजा हो जो एक्चुअली विक्टिम, और ऐसे नहीं कि वो पावरफुल लोग है करके उनको नहीं, तो हम इसके लिए और ज्यादा ताकत लगाएंगे कि उनको और मैसेज जाना चाहिए सोसाइटी एट लार्ज को कि अगर
पॉलिटिकल लीडर इतने बड़े बड़े ये अघोरी और घर में ऐसा हो रहा है। और जैसे विक्टिम ने बताया कि घर का जो है अलग है पूरा और बाहर दिखाने का जो है सोफिस्टिकेटेड, लोगों को पता नहीं चलता लोग कैसे घर में कैसे बर्ताव करते हैं। ये पूरा अलग अलग क्राइटेरिया है। अभी आप लोग की मांग होगी कि जो उनके पति हैं विनायक राउत, जो उनके ससुर हैं, इन्हें भी अरेस्ट हो? हमारी मांग है पहले से ही है, सबको अरेस्ट होना चाहिए। आयोग ने भी बोला है वो वांटेड है, पाइजे आरोपी है इसमें। सब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, विनायक राउत तो सामने आए मुंबई में। हाँ, तो मैं अपने घर पर अभी तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सावंतवाड़ी गए थे इसको अरेस्ट। अभी वो पुलिस ऑफिसर जो आयो एक ही है इसमें, तो वो एक साइड पे। और उनका जो स्ट्रैटेजी, मैं उनको कोई दोष दूंगा नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम खाली अरेस्ट करना नहीं है, उनका काम है कि एविडेंस इकट्ठा करना ताकि उनको सजा हो। ऐसा नहीं उनको अरेस्ट करके बाद में ये भाग गए, ये हो गया और एविडेंस ही नहीं है तो वो छूट जाएंगे, अरेस्ट करके भी फायदा नहीं। तो उनके खिलाफ पक्के सबूत पहले इकट्ठा करें फिर अरेस्ट करें। कहीं ना कहीं कह रहे हैं सारा कुछ फ्रॉड केस है, कहीं ना कहीं उनका जो कहने तो है ही हमारा और से कहना है। नहीं, अभी कोई भी मर्डर अभी एक्यूज करेगा, मैं डिफेंस के लिए भी काम करता हूँ, कोई नहीं बोलता, नॉट गिल्टी बोलते हैं ना। कौन बोलेगा आई एम गिल्टी करके? कोई नहीं बोलता। जो आरोपी है वो कभी भी कोई चीज बोलता नहीं कि मैंने किया है। कौन क्यों बोलेगा? और अपना पॉलिटिकल करियर क्यों वो करेगा? और पॉलिटिशियन तो कोई बोलेंगे नहीं, आपको तो ये है कि एक्सेप्ट करेंगे नहीं। हाँ, वो तो कोर्ट में चलेगा। और कोई नैरेटिव अगर चेंज करना चाहता है कि उन्होंने अभी इसमें बोला कि थाना में होता है, तो उसका भी मैं जवाब देता हूँ। वो कंप्लेनेंट थाना में रहती है 3 साल से, उनके मम्मी डैडी थाना में रहते हैं और एक कंटिन्यूस ऑफेंस है, चीटिंग है, मेंटल क्रुएल्टी जो अभी भी ट्रॉमा में है वो, तो ये कंटिन्यूस ऑफेंस है, इसलिए थाना में। ऐसा कोई पॉलिटिकल उसको अलग से वो कर रहे हैं या उसको नैरेटिव चेंज कर रहे हैं ताकि केस कमजोर हो या पब्लिक ओपिनियन, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो पार्टियों की लड़ाई के बीच में सारा डोमेस्टिक मामला मतलब ही नहीं है, कोई पार्टी का मतलब नहीं है, वो नॉन पॉलिटिकल है, कोई मतलब नहीं है। मैं भी नॉन पॉलिटिकल हूँ, मेरा कोई वो ये नहीं है, इसमें कोई मतलब ही नहीं। पॉलिटिकल पार्टी वो जानबूझ के चाहते कि पॉलिटिकल करे, जैसे हमेशा करते लोग। वो तो नहीं होने देंगे। हाँ, हम नहीं होने देंगे, कोर्ट में चलाएंगे हम केस। हम चाहते हैं पुलिस मदद कर रही है और अगर वो नहीं करेगी तो हम उसका भी आवाज उठाएंगे। अदरवाइज पुलिस कर रही है तो हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे और उनके खिलाफ अरेस्ट करके चार्जशीट अच्छी से अच्छी चार्जशीट बने और उनको सजा हो, ये प्रयत्न करेंगे। ये केस सरासर झूठा केस है, झूठा इल्जाम हमारे ऊपर लगा गया है। दुर्भाग्य से जिस तरीके से केस की है उस केस में उन्होंने लिखा है कि 2018 से 2022 तक हमारे ऊपर बाबागिरी का ऐसा प्रयोग किया जा रहा था। और उस वक्त जब बाबा के पास जाते थे तब तक मेरी माँ और मेरे पिताजी मेरे साथ रहते थे। जब उनकी पिताजी और उनकी माँ उनके साथ रहते थे तो बाबागिरी के खिलाफ उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की, ये मेरा पहला सवाल तो रहेगा। साथ साथ में 2022 के बाद आज 2026 है, ये 4 वर्ष तक इसके बारे में आपने शिकायत क्यों नहीं की, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न हो सकता है। लेकिन इसका उत्तर एक है कि उन्होंने जो डीवी फाइल किया है, यानी उनके साथ जब डिस्कशन हमारे एडवोकेट का चालू था तभी पहली बार उन्होंने एडवोकेट के पास 5 करोड़ रुपए की मांग की। 5 करोड़ प्लस 2 लाख पर मंथ किया था। 3 बेडरूम किचन का एक फ्लैट मांगा था, गार्डन विद टेरेस गार्डन के साथ। फिर साथ साथ में ऑटोमेटिक कार की मांग की थी, वो हमने मंजूर नहीं की। तो उसके बाद अभी जो ये डीवी आया है, अभी जो ये डीवी है फ्रेश डीवी, इस डीवी में हर माह 5 लाख एवरी मंथ 5 लाख रुपया देना चाहिए। उसके बाद परमानेंटली 10 करोड़ की मांग उन्होंने की है। साथ साथ में और एक पॉइंट निकाल के उसने और 2 करोड़ की मांग की है, यानी 12 करोड़ उनको एक साथ मिलना चाहिए। साथ साथ में हर माह में 5 लाख रुपए की मांग की और उसके बाद और भी घर और गाड़ी की डिमांड उनकी है। ये जो डीवी में अभी जो ये डिमांड किया है उसके ऊपर प्रेशर आना चाहिए और ये उनकी डिमांड मंजूर होनी चाहिए। इसके लिए ये शिकायत उन्होंने आज की, ऐसे मेरा कहना है। धन्यवाद।